अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर जो है इस वक्त चल रहा है, और इस चैप्टर में हमने जो है डिस्कस किया था कि हमें दो पार्ट्स में चैप्टर करना है। पहले चैप्टर में हमें बाइंडिंग एनर्जी पे बात करनी है और फिर वर्कशीट नंबर 36 करनी है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमें रेडियोएक्टिव डीके पे बात करनी है और फिर वर्कशीट नंबर 37 करनी है। इसमें सूरत हाल ऐसी है कि बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक हम कर चुके हैं, उसकी वर्कशीट भी हम लोग कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट है जो कि आप लोगों को सबमिट करानी है। उसकी डेडलाइन शायद कल है मेरे ख्याल से। वो गूगल क्लासरूम पर जो है वो आपको असाइन किया हुआ है और आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने सबमिट करा भी दी होगी, सबमिट कराना शुरू कर भी दिया। तो प्लीज उस डेडलाइन को मिस ना कीजिएगा और असाइनमेंट लास्ट में लाजमी जो सबमिट करा दीजिएगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है जी। अब जरा हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो रेडियोएक्टिव डिके का पार्ट है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम रेडियोएक्टिव डिके का जो पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है जी। रेडियो एक्टिव डिके का जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, रेडियो एक्टिव डिके का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि ये एक प्रोसेस है और देखें रेडियो एक्टिव डिके के बारे में मैंने क्या लिखा। रेडियो एक्टिव डिके के बारे में मैंने लिखा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा इज रिलीज्ड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। यानी कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, उसमें से अल्फा बीटा या गामा तीनों में से कोई भी एक या दो या तीनों रेडिएशन अगर रिलीज होती हैं तो रेडिएशन के रिलीज होने के जो प्रोसेस है, रेडिएशन के जो इमिशन का प्रोसेस है, इसको हम जो है वो इमिशन ऑफ रेडिएशन को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। जैसे आपको याद होगा आपने वो लेवल्स में और ये इसमें पढ़ा था अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रोसेस है रेडियो एक्टिव डिके का, दिस प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, ये जो प्रोसेस है रेडियो एक्टिव डिके का, इसमें दो खास बातें होती हैं। नंबर वन, ये स्पॉन्टेनियस होता है। नंबर टू, ये रैंडम होता है इन नेचर। ठीक है। यानी रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस होता है, ये जो होता है ये स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इन नेचर होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल environmental factor like pressure, temperature, humidity, etc.
लेकिन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये है कि जो रेडियोएक्टिव डिके का प्रोसेस है, इसके ऊपर जो है वो टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, ये किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का जो है कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है किस चीज का मतलब है, ये इसके स्पॉन्टेनियस होने का मतलब। इसी तरह इसके रैंडम होने का मतलब क्या है? इसका रैंडम होने का मतलब ये है कि इट कैन never be predicted which nucleus is going to decay next. However, the probability of decay per unit time can be calculated. रैंडम होने का मतलब ये है कि इट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड कि विच न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिके नेक्स्ट. However, the probability of decay per unit time can be calculated. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जिनमें से रेडियोएक्टिव डिके होना है, तो उनमें से किस न्यूक्लियस में रेडियोएक्टिव डिके कब होगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट. जबकि अल्लाह मियाँ को पता होता है कि कौन सा न्यूक्लियस अब डिके करेगा. लेकिन आप हर न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके बता सकते हैं कि यार इसकी जो है अगले 1 सेकंड में, या अगले 1 घंटे में, या अगले 1 दिन में, या अगले 1 साल में डिके करने की इतने % चांस है, इसका प्रोबेबिलिटी है इसकी. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर कोई टीचर आकर बोले क्लास में पहले दिन कि यार हर साल जो रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स में जो है वो आधे बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं, आधे बच्चे फेल हो जाते हैं. तो इस साल भी मोर और लेस ऐसे ही होगा कि तकरीबन आधे बच्चे पास हो जाएंगे, आधे बच्चे फेल हो जाएंगे. तभी बता सकते हैं कि किसी भी बच्चे के फेल होने की या पास होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, लेकिन आप ये कभी नहीं बता पाएंगे कि यार जो 100 बच्चे का जो बैच है, ये 100 बच्चे जो हैं इस क्लास में, इसमें से कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा फेल होगा, वो तो आपको एग्जाम के बाद ही पता चलेगा. लेकिन हर बच्चे के पास होने की या फेल होने की एक प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी फ्रॉम द प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स. इसी तरह से आपके पास अगर एक सैंपल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो उनमें से किसी भी न्यूक्लियस के डिके करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इतना % चांस है या इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये एटम डिके कर जाएगा. लेकिन कौन सा एटम कब डिके करेगा, इट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड. दिस इज कॉल्ड रैंडम नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम रैंडम नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं, इस बात को. ठीक है जी. तो रेडियोएक्टिव डिके का क्या मतलब है? रेडियोएक्टिव डिके का मतलब ये है कि किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से कम कोई एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज होना चाहिए, अल्फा, बीटा और गैमा. ठीक है, और जो रेडियोएक्टिव डिके का प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस इन नेचर है और रैंडम इन नेचर है. स्पॉन्टेनियस इन नेचर होने का मतलब ये है कि रेडियोएक्टिव डिके का जो प्रोसेस है वो किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता. लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर. और रैंडम होने का मतलब ये है कि आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा एटम जो है कब डिके करेगा. आप सिर्फ किसी भी एटम के डिके करने की जो प्रोबेबिलिटी है कि किसी एटम के डिके करने का इतना % चांस है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे थोड़ी सी किसके ऊपर, बस हम बात करेंगे रेट ऑफ डिके पर. ठीक है, हम बात करेंगे रेट ऑफ डिके पर. रेट ऑफ डिके को हम जो है वो एक्टिविटी भी कहते हैं. रेट ऑफ डिके या फिर एक्टिविटी. अब देखिए, रेट ऑफ डिके का मतलब बेसिकली क्या होता है. रेट ऑफ डिके का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिके पर यूनिट टाइम. यानी कि यूनिट टाइम में 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 साल में कितने न्यूक्लियस जो डिके कर रहे हैं. ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ
गैस को आप जो है ये भी कह सकते हैं कि रीडिंग ऑन जीएम काउंटर पर यूनिट टाइम। आपको याद होगा बचपन में हमने पढ़ा होगा जीएम काउंटर या जीएम ट्यूब जो कि रेडिएशन को डिटेक्ट करती है। तो वो पर मिनट में या पर सेकंड में कितनी रेडिएशन को डिटेक्ट कर रही है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं, या जो नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं, या उसको रेट ऑफ डिके भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि इफ वी हैव एन कैपिटल एन number of undecayed nuclei initially and during time delta t delta n number of nuclei decay। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा कि हमारे पास जो है वो कैपिटल एन नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स हैं या अनडिकेड न्यूक्लियाई है। ठीक है, टाइम गुजरा, कितना टाइम गुजरा, डेल्टा टी टाइम गुजरा। तो डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद जो है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए, डेल्टा एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पर रेट ऑफ डिके। यहाँ पर रेट ऑफ डिके कहलाएगा, या फिर ये क्या कहलाएगा, या फिर ये कहलाएगा एक्टिविटी, जिसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं। अब ये किस तरह से रेट ऑफ डिके कहला रहा है, देखें डेल्टा एन का क्या मतलब है, डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स जो कि डिके कर गए, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का मतलब है टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो नंबर ऑफ एटम्स डिके कर गए। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर यूनिट टाइम जो है, इसी को तो हम रेट ऑफ डिके कहते हैं। तो लिहाजा आपका जो रेट ऑफ डिके हो गया वो माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी के बराबर हो गया। अब सवाल पैदा होगा माइनस क्यों आ रहा है, तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डेल्टा एन का मतलब क्या होगा, डेल्टा एन का मतलब होगा इनिशियल नंबर ऑफ फाइनल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, तो उससे चेंज आएगा ना, आपका डेल्टा आएगा, और ये चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि जो आपके फाइनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे वो हमेशा इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई से कम होंगे, क्योंकि आपके जो एटम्स डिके कर रहे हैं ना न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियाई डिके करते रहेंगे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कम होते रहेंगे आपके। ठीक है जी, तो लिहाजा आपका जो रेट ऑफ डिके और जो एक्टिविटी है ए वो बराबर होगी माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगी बराबर। अच्छा, अब जरा इस चीज को समझें कि जो आपका रेट ऑफ डिके है यानी कि माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ये चीज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स के। ओरिजिनली जो आपके नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स थे ना इनिशियली, एन क्या चीज थी, एन थी आपके नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इनिशियली। तो इनिशियली आपके जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स होंगे आपका रेट ऑफ डिके उतना ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये चीज जो है ये बेसिकली लिंक होती है एक कॉन्सेप्ट से जो कि आपने बचपन में पढ़ी थी ओ लेवल्स में, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी, और टी के साथ एक छोटा सा सब्सक्रिप्ट लगा सकते हैं 1/2। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें time duration in which the number of undecayed atoms decreases to half in a sample of a radioactive substance।
हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन में जो है, जो आपके नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स होते हैं वो डिक्रीज होकर आधे हो जाते हैं किसी भी सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में। यानी कि आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में जो है ना वो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जो कि अभी डिके नहीं हुए हैं। तो जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी, यानी कि हाफ लाइफ जितने फर्स्ट करें 2 घंटे की हाफ लाइफ है इसकी, 2 घंटे बाद क्या होगा कि इसके आधे न्यूक्लियाई जो है डिके कर जाएंगे और आधे जो है वो अनडिकेट हो जाएंगे। यानी कि आधे एटम जो है वो डिके हो जाएंगे, दे आर डिकेड, और आधे न्यूक्लियस जो है स्टिल क्या रहेंगे, अनडिकेड रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि हाफ लाइफ जो होती है किसी भी मटेरियल की फिक्स होती है। ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज अ कांस्टेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल की जो हाफ लाइफ होती है वो एक कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, if we have two samples of the same material, of the same radioactive material, ठीक है, यानी कि फर्ज करें कि एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उसके हमारे पास 2 सैंपल हैं, सेम सैंपल। फर्ज करें ये सैंपल ए है, ठीक है, और ये सैंपल बी है। ठीक। सैंपल ए में इनिशियली हमारे पास फर्ज करें 10,000 बिलियन अनडिकेड न्यूक्लियाई है। ठीक है। और सैंपल बी में हमारे पास जो है फर्ज करें 10 बिलियन अनडिकेड न्यूक्लियाई, या 10 बिलियन तो कम हो जाएगा, 1,000 अनडिकेड निकले हैं। ठीक है। तो सूरताल कुछ ऐसी है कि अगर पास एक 2 सैंपल हैं सेम मटेरियल के, एक सैंपल में हमारे पास 10,000 बिलियन अनडिकेड निकले आए और दूसरे सैंपल में हमारे पास 1,000 निकले आए हैं अनडिकेड। ठीक है। तो फर्ज करें कि अगर इसकी हाफ लाइफ मिसाल के तौर पर है, फर्ज करें इसकी हाफ लाइफ इज 1 डे। फर्ज करें इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1 डे। तो आफ्टर 1 डे, यानी कि एक दिन के बाद क्या होगा, इसके आधे आइटम जो है वो डिके कर जाएंगे और 10,000 में से 5,000 बिलियन अनडिकेड आइटम्स बचेंगे। ठीक है। तो 10,000 बिलियन में से 5,000 बिलियन अनडिकेड न्यूक्लियाई बचेंगे, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो है 1,000 बिलियन जो है न्यूक्लियाई थे ना अनडिकेड, तब ये बचेंगे 500,000, ये बचेंगे 5,000 बिलियन अनडिकेड न्यूक्लियाई लेफ्ट। ठीक है। अब देखिए टाइम तो सेम गुजरा है, टाइम तो सेम गुजरा है, यानी कि 1 डे, यानी कि एक हाफ लाइफ गुजरी है, लेकिन उसके 10,000 में से 5,000 बचे, उसके 1,000 में से 500,000 बचे। अब यहाँ पर दोनों मटेरियल सेम है, दोनों की हाफ लाइफ सेम है, लेकिन एक दिन में इसके जो है वो 5,000 एटम डिके कर गए, 5,000 बिलियन जो है वो न्यूक्लियाई डिके कर गए, जबकि एक ही दिन में इसके 500,000 बिलियन जो है वो एटम डिके कर गए। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों सैंपल में से किस सैंपल का डिके ज्यादा फास्ट हुआ है, इन दोनों सैंपल्स में से किस सैंपल का रेट ऑफ डिके ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ डिकेस पर यूनिट टाइम या पर सेकंड किसके ज्यादा हुए हैं। तो डेफिनेटली जो सैंपल बी है इसका रेट ऑफ डिके ज्यादा है, क्योंकि सेम टाइम में इसके 500,000 बिलियन जो है वो न्यूक्लियाई ने डिके किया है, जबकि सेम टाइम में इसके सिर्फ जो है वो 5,000 बिलियन एटम्स ने डिके किया है।
तो सैंपल बी का जो रेट ऑफ डिके वो ज्यादा होगा, उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि क्योंकि शुरू में उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा थे तो उसका डिके भी ज्यादा हुआ, और सैंपल ए में जो है शुरू में इनिशियली उसके नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई थे वो कम थे तो उसका डिके भी स्लो हुआ। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिके है यानी कि माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इनिशियल अनडिकेड एटम्स। यानी जितने ज्यादा अनडिकेड एटम्स होंगे उनको आपको सेम हाफ लाइफ में आधा करना होगा, लिहाजा उनको आपको ज्यादा तेजी से डिके करना होगा अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। दैट इज वाई रोड कि माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स ओरिजिनल। अब अगर आप यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके इक्वालिटी लाना चाहें तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है लैम्डा। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या आता है यहाँ पर? लैम्डा। ये जो कांस्टेंट है लैम्डा, ये लैम्डा क्या कहलाता है? ये लैम्डा कहलाता है डिके कांस्टेंट। ठीक है, ये जो आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर डाला है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहलाता है? डिके कांस्टेंट कहलाता है। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लैम्डा जिसे हम पढ़ रहे हैं इसको आपने डाला है, ये डिके कांस्टेंट कहलाता है। इसको अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये बनेगा माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी अपॉन एन, और उसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी बेचारेगी वो क्या बनेगी? इसकी एसआई यूनिट बनेगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं और उसकी एसआई यूनिट बनेगी सेकंड इनवर्स। और अगर हम इसको डिफाइन करें डिके कांस्टेंट को, ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिके कांस्टेंट डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। प्रोबेबिलिटी में खास ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं? इसकी डेफिनेशन को आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। यानी कि किसी भी मटेरियल का डिके जो कांस्टेंट है, किसी मटेरियल के डिके कांस्टेंट का मतलब है कि उस मटेरियल के डिके करने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कितनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिके कांस्टेंट को सेकंड इनवर्स में शो कर रहा हूँ तो इसके आंसर का मतलब ये होगा कि पर सेकंड इस न्यूक्लियस के या इस मटेरियल के डिके करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो बेसिकली जो डिके कांस्टेंट है लैम्डा, इस इक्वेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको डिके कांस्टेंट कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। यानी किसी मटेरियल की जो है वो एक सेकंड में या यूनिट टाइम में डिके करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब देखें गो गेज की एसआई यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स है। ठीक है, ऑल दो जो इसकी एसआई यूनिट है वो सेकंड इनवर्स है, लेकिन हम जैसे सेकंड के अलावा और यूनिट भी यूज कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो यूज, मिसाल के तौर पर सेकंड के अलावा हम मिनट इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, हम आर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, हम डे इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, हम ईयर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लिहाजा इसकी ऐसा यूनिट जो है सेकंड इनवर्स है, लेकिन आप टाइम की कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, और डिपेंड करेगा कि आप टाइम कौन सी यूनिट में मेजर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि जो माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है वो बराबर है लैम्डा टी के। अब जो ये माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है, ये एक्टिविटी भी कहते हैं इसको, भी शुरू में हमारी बात हुई है। ये जो माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है इसको आप रेट ऑफ डीके भी कहते हैं या फिर इसको आप एक्टिविटी भी कहते हैं। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है इट इज इक्वल टू लैम्डा एन। एक्टिविटी क्या है? लैम्डा एन। एक्टिविटी जो है इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, वो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल। यूनिट इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल, कैपिटल बी स्मॉल क्यू, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल।
and 1 becquerel is equal to 1 decay per second। यानी कि 1 becquerel का मतलब ये कि 1 सेकंड में 1 डिके हो रहा है। तो 10 की पावर 6 becquerel का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 6 becquerel का मतलब होगा 10 की पावर 6 डिके पर सेकंड। ठीक है? और जब कोई भी आप एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि इज इक्वल्स टू लैम्डा n, तो लैम्डा शुड ऑलवेज बी सेकंड इनवर्स। तो लैम्डा की यूनिट फिर आप मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, सेकंड डे इनवर्स वगैरह यूज नहीं कर सकते। ए इज इक्वल्स टू लैम्डा n यूज करते वक्त लैम्डा की यूनिट लाजमी तौर पर सेकंड इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि ए का आंसर हम बैक्यूरियल में निकालते हैं। तो अगर आप एक्टिविटी को बैक्यूरियल में निकाल रहे हैं तो आपका लैम्डा जो है वो लाजमी तौर पर फिर सेकंड इनवर्स में होना चाहिए, ताकि इक्वेशन होमोजीनियस हो। अदरवाइज फिर इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, और देखें इसके बाद, अब आप ये देखें कि आपका एक फॉर्मूला है माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बराबर है किसके? लैम्डा एन के। अगर इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, अब सवाल पैदा होता है ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ गई यहाँ पर? क्योंकि ज़ाहिर है फिजिक्स के सिलेबस में वी आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलस इन ए लेवल्स। आगे तो खैर सब कुछ कैलकुलस ही है, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में जो है कैलकुलस को इस्तेमाल करना हमारे स्कोप से बाहर है। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द कैलकुलस, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द रिजल्ट। यानी कि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा हम सिर्फ उसको यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है ना तो वो हमें करना है ना हमें उसको करके दिखाना है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको इंटीग्रेट करके जो उसका फाइनल रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट क्या बनता है? वो रिजल्ट ये बनता है कि n बराबर आता है किसके? n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो n बराबर आता है n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। अब यहाँ पर हर चीज का एक मतलब है। यहाँ पर एन नॉट का मतलब क्या है? एन नॉट का मतलब है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल्स टू 0। यानी जब आप बिल्कुल शुरू में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, जब टाइम 0 होगा, तो उस वक्त जो आपके नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स होंगे या नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे वो एन नॉट हो। एन का मतलब क्या होगा? एन का मतलब होगा नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल्स टू टी। यानी कि जब इतना टाइम गुजर जाएगा ना, कितना टाइम? इतना टाइम, टी टाइम। तो आफ्टर टाइम टी जो नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स बचेंगे वो कैपिटल एन हो। लैम्डा का मतलब क्या है यहाँ पर? लैम्डा का मतलब एज यूजुअल वही आपका जिसे आप देखिए कांस्टेंट कहते हैं। और ई बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है इसको बस छोड़ दें आप, ये तो इसको मैथमेटिक्स वालों के ऊपर छोड़ दें। बस सिर्फ ये देख लें कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यूज हैं इनको आप जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकालें सब लोग और उसको अभी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। फर्स्ट करें, अगर ई पे पावर लिखा हुआ है -0.86, तो कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब लोग कैलकुलेटर निकालें। देखें या तो आपके कैलकुलेटर पर ई की पावर का ऑप्शन दिया हुआ होगा, या अगर आपके कैलकुलेटर पे ई की पावर का ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे? शिफ्ट एल एन। तो शिफ्ट एल एन आप करेंगे तो आपके कैलकुलेटर पे ई आ जाएगा और उसके ऊपर पावर ब्लिंक कर रही होगी। तो पावर में उसकी लिख देना -0.86। ठीक है। तो आप तमाम लोग जो अपने कैलकुलेटर निकालें और मुझे ई की पावर -0.86 कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है। स्पेशली वो लोग जिनका मैथमेटिक्स से जरा कोई ज्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है, और वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स तो है लेकिन कोई तमीज नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ने की। तो हर तरह के लोगों से मैं चाहूंगा कि इसको कैलकुलेट करके मुझे बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। ई की पावर -0.86 क्या आंसर आ रहा है इसका? ऑलराइट, मुश्क पार का आंसर आ रहा है
0.4232। मेरे पास तो इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, तो आप लोग में से कोई 2 4 5 लोग और भी इसको कैलकुलेटर के बताएं, देखें यही आंसर आ रहा है, 0.4232 ही आ रहा है इसका आंसर। ऑलराइट, कंजा साउथ का आंसर भी यही आ रहा है 0.4232। और देखें इसके अलावा हैना सैयद का भी आंसर ये आ रहा है 0.4232। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने सही कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है ई से मुताल्लिक, फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो एक वैल्यू है ई की पावर एक्स, और ये बराबर है 0.819 के बराबर है। तो और यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इसकी पावर यानी कि एक्स मालूम करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड एक्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम दोनों तरफ ln ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों तरफ ln ले लेते हैं। ln जब दोनों साइड्स पे लेंगे तो हो जाएगा ln e की पावर x इज इक्वल टू ln 0.819। अब ये फॉर्मूला होता है कि जब आप ln e की पावर करते हैं ना, तो उसका आंसर जो पावर होता है ना सिर्फ वो बच जाता है, यानी कि ln और e समझ लें आसान जबान में, लोकल जबान में समझ लें कि ln और e आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप e के साथ ln लेंगे ना, तो ई और एल एन हमेशा आपस में जो है डिसअपियर हो जाएंगे, और ई पे जो पावर होगी ना सिर्फ वो बचेगी, बाकी एल एन और ई दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। राइट साइड पे आप जरा कैलकुलेटर से चेक करें एल एन 0.819 कितना आता है, जल्दी शाबाश, वक्त का में मुकाबला सकता है। एल एन की प्रेस करें सिंपल कैलकुलेटर में और 0.819 लिख के देखें कितना आंसर आ रहा है। एल एन 0.819, जल्दी, वक्त का में मुकाबला सकता है। ऑलराइट, एन का आंसर आ रहा है -0.19967। बाकी एक दो लोग और चेक करें, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, मुश्ताक का भी ये आंसर आ रहा है 0.19967 वगैरह वगैरह, ठीक है, तो बस ये एक्स का आंसर हो गया, ठीक है। एक जरा छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई करें, फर्स्ट करें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई कि आपका जो है वो 3.2 एक्सपोनेंट 2 बराबर है e की पावर -5.2x के, ठीक है, 3.2 एक्सपोनेंट 2 बराबर है -5.2 एक्सपोनेंट x के, तो यहाँ से हम x कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। अब जब मैंने ऐसी रैंडम वैल्यू लिख दी है, पता नहीं आंसर आएगा भी नहीं आएगा इसका, कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या करेंगे, दोनों तरफ एल लेंगे, तो हो जाएगा एल एन 3.2 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू एल एन ई की पावर -5.2x। जरा ये देखो एल एन 3.2 एक्सपोनेंट 2 कितना आ रहा है, एल एन 3.2 इंटू 10 की पावर 2, देखो कितना आ रहा है, जल्दी, वक्त का मैं मुकाबला सकता है। एल एन 3.2 एक्सपोनेंट 2, देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, अब इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, एल एन 3.2 एक्सपोनेंट 2। ऑलराइट, एल एन 3.2 एक्सपोनेंट 2 का आंसर आ रहा है 5.768, ठीक है, और एल एन ई की पावर -5.2x का आंसर आएगा -5.2x। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.68 डिवाइड बाय -5.2, तो -1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो -1 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करें, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कभी
भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें लैम्डा और टी की जो यूनिट्स हैं वो इन दोनों यूनिट्स आपस में जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स होना चाहिए, यानी कि इनकी जो यूनिट्स हैं वो आपस में मैच करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स का मतलब ये है कि टाइम की यूनिट सेकेंड मिनट वगैरह होती है, लैम्डा की यूनिट सेकेंड इनवर्स मिनट इनवर्स वगैरह होती है। तो अगर आपने फर्स्ट करें टाइम सेकेंड्स में लिया है तो लैम्डा सेकेंड इनवर्स में ही होना चाहिए, मिनट इनवर्स में नहीं चलेगा। अगर आपने लैम्डा मिनट इनवर्स में लिया है तो फिर टाइम मिनट्स में होना चाहिए। या फर्स्ट करें अगर आपने लैम्डा जो है आर इनवर्स में लिया है तो टाइम भी आवर्स में होना चाहिए। या फर्स्ट करें कि अगर आपने जो है वो लैम्डा को जो है डे इनवर्स में लिया है, ठीक है, फर्स्ट करें आपने लैम्डा को जो है वो डे इनवर्स में लिया है तो टाइम भी डे में होना चाहिए। फर्स्ट करें लैम्डा को आपने ईयर इनवर्स में लिया है तो टाइम भी ईयर्स में होना चाहिए। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इस फॉर्मूले में जो लैम्डा और टी की यूनिट्स हैं वो आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जो यूनिट जो है इनवर्स में लैम्डा के लिए होगी वो यूनिट टाइम की होगी। दूसरे अल्फाजों में जो यूनिट आप टाइम की लेंगे वही यूनिट इनवर्स में लैम्डा की होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अब देखिए, जो कि आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह थोड़ी सी कैलकुलेशन भी देख ली और लैम्डा और टी के बारे में भी सुन लिया और ये भी देख लिया कि एन नॉट का क्या मतलब है। एन नॉट का मतलब है नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाई एट टाइम 0 और एन का मतलब है टाइम टी के बाद जो नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स बचेंगे वो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का अगर हम थोड़ा सा यूज भी देख लेते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं जरा, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि अ सैंपल contains 3.5 exponent 22 undecayed nuclei initially and after 9 hours the number of undecayed nuclei left is 2.1 exponent 21. So calculate the decay constant in second inverse। ये सवाल है भाई। कह रहे कि एक सैंपल है जिसमें आपके पास 3.5 एक्सपोनेंट 22 अनडिकेट न्यूक्लियाई इनिशियली, तो इनिशियली जो अनडिकेट न्यूक्लियाई होते हैं उसको हम एन नॉट कहते हैं। एंड आफ्टर 9 आवर्स, यानी कि टाइम दिया हुआ है, आफ्टर 9 आवर्स द नंबर ऑफ डिकेट न्यूक्लियाई लेफ्ट इज 2.1 एक्सपोनेंट 21। तो टाइम टी के बाद जो अनडिकेट न्यूक्लियाई बचते हैं उसको हम एन कहते हैं। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द डिके कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स। आपको लैम्डा मालूम करना है लेकिन सेकंड इनवर्स में। तो चूंकि आपको लैम्डा इनवर्स सेकंड इनवर्स में मालूम करना है, लैम्डा सेकंड इनवर्स में मालूम करना है, तो आपका टाइम भी फिर सेकंड्स में होना चाहिए। तो 9 आवर्स को आप मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये सेकंड्स में चेंज होगा। जरा इसको मुझे बताएं, इसका क्या आंसर आ रहा है? 9 मल्टीप्लाई बाय 360, 0, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 एंड 5, 3240 आ रहा है आंसर। चेक करो जल्दी फटाफट। 9 इंटू 60 देखो 3240 आ रहा है। अच्छा एक जीरो और लगाओ, 324 डबल, ठीक है जी। तो ये सेकंड्स में आपने चेंज कर दिया टाइम को, 32,400 सेकंड्स। एन नॉट आपके पास कितना है? एन नॉट आपके पास है 3.5 एक्सपोनेंट 22 और एन जो है आपके पास वो है 2.1 एक्सपोनेंट 21। लैम्डा रिक्वायर्ड है आपको कैलकुलेट करना। आपका फॉर्मूला ये कहता है कि एन बराबर होता है किसके? एन बराबर होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर।
सो एन की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 2.1 एक्सपोनेंट 21 गिवन है, एन नॉट जो आपको गिवन है वो 3.5 एक्सपोनेंट 22 गिवन है, ई की पावर माइनस लैम्डा आपको मालूम करना है और टाइम आपको गिवन है 32,400 सेकेंड्स। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लें और ई को एक तरफ कर लें। 2.1 एक्सपोनेंट 21 divided by 3.5 exponent 22 is equals to e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 32,400। ये 21 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2.1 डिवाइड बाय 35, एक 10 बचेगा ना, इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा 32,400। ठीक है, दोनों तरफ ln लेंगे आप तो हो जाएगा ln 2.1 डिवाइड बाय 35, इसका ln लें, ये बराबर होगा माइनस लैम्डा इंटू 32,400। ठीक है, तो जरा मुझे बताएं इसका ln कितना आ रहा है। 2.1 को डिवाइड बाय 35 कर रहा हूँ, उसका ln लेके बताएं, सिर्फ ln लेके बताएं कितना आ रहा है। जल्दी कैलकुलेटर निकाल के रखते हैं सामने। 2.1 को डिवाइड बाय 35 करें, उसका ln लेके बताएं कितना आ रहा है। टू पॉइंट वन डिवाइड बाय 35 और देखें इसका ln कितना आ रहा है। ऑलराइट, तो ln का आंसर आ रहा है माइनस 2.813 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू 32,400। माइनस से माइनस कैंसिल, तो लैम्डा बराबर होगा 2.813 डिवाइड बाय 32,400। इसका आंसर बता दें जरा कितना आ रहा है। 2.813 डिवाइड बाय 32,400। ऑलराइट, तो बकौल है ना कि इसका आंसर आ रहा है 8.68 एक्सपोनेंट माइनस 5 सेकंड इनवर्स। तो लैम्डा का आंसर सेकंड इनवर्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टाइम सेकंड्स में लिया था। अगर हम टाइम को जो आवर्स में लेते तो फिर ये सेकंड इनवर्स में ना आता, फिर ये किस में आता, फिर ये आर इनवर्स में आता। ठीक है जी, अब ये जो हमने फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, एन बराबर है एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी है। तो चूंकि हमने शुरू में देखा था कि जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स के। तो चूंकि एक्टिविटी जो है वो एन के प्रोपोर्शनल है, तो हम इस फॉर्मूले में एन को रिप्लेस कर सकते हैं एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटी बराबर होगी ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। यानी कि आप इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम की जगह इनिशियल एक्टिविटी ले सकते हैं और फाइनल नंबर्स ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई की जगह आप फाइनल एक्टिविटी ले सकते हैं। दैट फॉर्मूला कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी एज वेल। तो अगर आपको एक्टिविटी गिवन है कि भाई इतनी बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है उतने टाइम बाद कितनी रह जाएगी, तो फिर आप यही सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस इसमें नंबर ऑफ आइटम्स की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की जगह क्या आ जाएगी, एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरे हाल से अभी 10 बजे आपकी फिर क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे जो है वो इसको हम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो सेम टॉपिक को सेम कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह 1 घंटे बाद। तो मिलते हैं फिर 1 घंटे बाद ब्रेक के। ठीक है जी, थैंक यू।